सरकार इनकी, कर्मचारी इनके, और अभी भी अगर ये बोगस वोटिंग का आरोप कर्मचारियों पर लगा रहे हैं। और पहली बात तो मनोहर लाल खट्टर जी मात्र प्रत्याशी है, दिमाग में अभी भी फतूर चढ़ा हुआ है एक सुपर मुख्यमंत्री वाला, मुझे लगता है वो दूर करने की आवश्यकता है। असल में तो वो कल, आज जैसे हम 2:30 बजे बैठे हैं, कल 4 तारीख को 2:30 बजे वो फतूर दूर हो जाएगा। उनको ये समझना चाहिए बतौर प्रत्याशी वो किस अधिकार के अंदर ये बात कह रहे हैं। बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी है, वो इनको क्लियर संकेत दे रहा है कि 71 साल के पूर्व मुख्यमंत्री के 31 साल के नौजवान से हारने जा रहे हैं। उस फ्रस्ट्रेशन में मनोहर लाल खट्टर जी इस प्रकार की बयानबाजी दे रहे हैं। आप जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और इधर बीजेपी ने धन्यवाद दौरे शुरू कर दिए, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया जा रहा है। कल भी प्रोग्राम हुआ है नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर का, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम सब जगह आप जाएंगे, यानी अभी चुनाव के नतीजे आने हैं, आपको हम लड्डू खिलाएंगे, करनाल और पानीपत की जनता को लड्डू खिलाएंगे और जश्न मनाएंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भी कांग्रेस के लड्डू तो हम आधे रेट पे खरीदेंगे क्योंकि उनके लड्डू उनके काम आएंगे नहीं। चलो ये तो समय बताएगा कौन किसके लड्डू खरीदेगा। लड्डू भी वो हमारे खरीदने की फिराक में बैठे हैं, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि कांग्रेस ने लड्डू तैयार कर रखे हैं। क्या एग्रेशन रहेगा अगर खट्टर साहब से आमना सामना होता है तो? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे पिता तुल्य हैं। अगर मिलेंगे तो जरूर पैर छूकर आशीर्वाद भी लूंगा। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 400 पार बीजेपी के हो चुके हैं, आपको तो 135 से लेके 192 तक जो एग्जिट पोल है वो सीटें दे रही है, लेकिन उनको 363 से लेके 401 तक की सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल, गोदी मीडिया सब मैनेज्ड है, बीजेपी ने सब चीजों को मैनेज किया हुआ है। एग्जिट पोल तो 75 पार 80 पार भी दिखा रहा था 2019 में। एक चैनल तो ऐसा था जो 87 सीट दिखा रहा था 2019 विधानसभा चुनाव में हरियाणा में। कहाँ खड़े हुए, 40 पे आके रुक गई गाड़ी। ये सारे एग्जिट पोल्स फेल होंगे। बीजेपी वाले तो रिकॉर्डिंग ही जारी कर रहे हैं कि उनके नेताओं ने, उनके एमएलएज ने, एमपीज ने वोटिंग ही कांग्रेस को करवा दिया। हुड्डा साहब से बात हो गई, टिकटें फाइनल है, आपने भी सुनी होगी, मैंने खबर चलाई भी थी वो। तो ये बीजेपी वालों को कैसे सेट कर लिया आपने? पहले कहते थे बीजेपी वालों ने ईवीएम सेट कर रखी है और आपने बीजेपी के नेता ही सेट कर लिए। हमने कोई नेता नहीं सेट किए। अगर कल वो नतीजे नहीं आते जो आप सोच रहे हैं अपने लिए, हरियाणा के लिए, फिर कहीं ये बात तो नहीं आ जाएगी भी ईवीएम सेट कर रखी थी इसलिए? क्योंकि बार बार कांग्रेस के पास एक ही बात होती है कहने को जब हार जाते हैं कि जी ईवीएम सेट थी, ईवीएम में गड़बड़ है। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आपकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आज 3 जून है और कल 4 जून है। कल लोकसभा चुनावों के नतीजे आने हैं। एग्जिट पोल बीजेपी की लीड बता रही है, लीड नहीं बता रही बल्कि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है वो ये बता रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है वो बीजेपी का साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और सेंसेक्स में, निफ्टी में आज जो उछाल देखने को मिला है, मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन इससे पहले करनाल के लोकसभा प्रत्याशी, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक शिकायत दी है चुनाव आयोग को। क्या वो शिकायत है चुनाव आयोग को ही, चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ आखिर वो क्या शिकायत दी गई है? क्यों इस तरह की शिकायत देकर 2 दिन पहले चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म किया है? दिव्यांशु जी, सबसे पहले IBN 24 पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कल चुनाव के नतीजे हैं, 2 दिन पहले चुनाव आयोग को शिकायत, क्या मामला है ये? देखिए, हरियाणा के अंदर 10 पार्लियामेंट में सिर्फ इकलौती पार्लियामेंट करनाल पार्लियामेंट है जहां पर सरकारी कर्मचारियों की EDC वोट, आकर्षण जी, कर्मचारियों को 2 तरीके से वोट डालने का अधिकार मिलता है। पहला EDC के माध्यम से और दूसरा पोस्टल बैलेट के माध्यम से जी। मेरा सवाल ECI से सिर्फ यह है कि पूरे हरियाणा में क्यों सिर्फ करनाल पार्लियामेंट में आने वाले कर्मचारियों को EDC वोट से वंचित रखा गया? जब ये जानकारी मेरी नॉलेज में आई तो मैंने, क्योंकि ये फैसला ECI दिल्ली का था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली का, तो मैंने ECI दिल्ली को एक अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी है और उसकी कॉपी हमने एक CO हरियाणा और एक कॉपी RO करनाल जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको मैंने दी है। और उनसे सीधा सा सवाल ये पूछा है कि आखिर क्यों सिर्फ करनाल पार्लियामेंट में कर्मचारियों को EDC वोट से वंचित रखा गया? क्या चीज है ये EDC वोट? लोगों को पता नहीं होगा। देखिए, कर्मचारी जिनकी इलेक्शन के अंदर ड्यूटी होती है, वो जिस बूथ पर उनकी ड्यूटी होती है उसी बूथ पर EVM मशीन के अंदर वो वोट डाल सकते हैं। तो ये जो अधिकार उनसे छीना है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की पोलिंग कम हुई है। बैलेट पेपर से डलवाया, बैलेट पेपर से ड्यूटी शीट साथ लगती है। लेकिन इस बार पूरे हिंदुस्तान में जो पोस्टल बैलेट की लास्ट डेट थी दैट वाज P-1, मतलब पोलिंग डे -1।
तो 25 को पोलिंग थी हरियाणा में, तो 24 को हो सकती थी, लेकिन उसके साथ ड्यूटी शीट लगती थी। लेकिन ड्यूटी शीट ही 23 को जारी की गई, जिसकी वजह से कई अधिकारियों के पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हो गए। अगर एडीसी का अधिकार मिलता तो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों की वोट डलती। और मैं तो कहूंगा कि कर्मचारियों की 95% वोट जो है वो कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से राजनीतिक बू आ रही है। कहीं ना कहीं जो अब आपने बात कही कि कांग्रेस की वो वोट है, इधर जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह लें या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने तो कर्मचारियों को चेतावनी दे दी है कि जिन लोगों ने ये भीतर घात किया है, जिन्होंने यानी कि सरकार के खिलाफ वोटिंग करवाई है, बोगस वोटिंग के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और कार्रवाई की बात की जा रही है। सरकार इनकी, कर्मचारी इनके, और अभी भी अगर ये बोगस वोटिंग का आरोप कर्मचारियों पर लगा रहे हैं, और पहली बात तो मनोहर लाल खट्टर जी मात्र प्रत्याशी हैं। वो एक जो उनके दिमाग में अभी भी फतूर चढ़ा हुआ है, एक सुपर मुख्यमंत्री वाला, मुझे लगता है वो दूर करने की आवश्यकता है। असल में तो वो कल, आज जैसे हम 2:30 बजे बैठे हैं, कल 4 तारीख को 2:30 बजे वो फतूर दूर हो जाएगा। उनको ये समझना चाहिए बतौर प्रत्याशी वो किस अधिकार के अंदर ये बात कह रहे हैं, और कर्मचारियों ने पूरा सपोर्ट किया। मैं तो कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इस इलेक्शन सिस्टम को, इस इलेक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का रहता है तो वो कर्मचारियों का रहता है, क्योंकि फर्स्ट डे से लेकर और एंड डे तक, पोलिंग के दिन तक लेकर, काउंटिंग के दिन तक लेकर, कर्मचारी दिन रात लगे रहते हैं। और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है, क्योंकि सीआईडी इनकी भी है, आईबी की भी रिपोर्ट है, बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी है। वो इनको क्लियर संकेत दे रहा है कि 71 साल के पूर्व मुख्यमंत्री 31 साल के नौजवान से हारने जा रहे हैं। उस फ्रस्ट्रेशन में मनोहर लाल खट्टर जी इस प्रकार की बयानबाजी दे रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, आपने भी अपनी शिकायत में ये बात बोली कि जो ये ईडीसी वोटिंग नहीं हुई, आपने एक उदाहरण भी दिया, राजस्थान में कहीं पर ऐसा हुआ है लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह से ईडीसी वोटिंग ना करवाकर कुछ ना कुछ इसके पीछे मंशा रही होगी, या ये सब कुछ चुनाव आयोग का फैसला तो कुछ सोचकर लिया गया होगा? देखिए, इसमें कोई टेक्निकल रीजन नहीं है। इन्होंने कारण ये बताया कि क्योंकि करनाल के अंदर एक सीट पर बाई इलेक्शन था, उस वजह से हमने ईडीसी अलाउ नहीं करी। आकर्षण जी बड़ा साफ है, राजस्थान में बांसवाड़ा पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर भी एक सीट पर बाई इलेक्शन हुआ था, लेकिन वहां पर 8 असेंबलीज के अंदर ईडीसी अलाउ करी गई। 9वीं असेंबली जिसमें बाई इलेक्शन था वहां अलाउ नहीं करी गई। लेकिन हरियाणा में करनाल की सीट पर 9 की 9 सीटों पे इन्होंने ईडीसी अलाउ नहीं करी। अगर होता तो जैसा इन्होंने बांसवाड़ा के लिए एग्जाम्पल सेट किया था वैसा ही करनाल में हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 8 विधानसभा में ईडीसी की वोट अलाउ नहीं की गई तो ये जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर से राजनीतिक बो आ रही है, और किस आधार पर यह फैसला लिया गया, इसी को लेकर हमने ईसीआई में शिकायत दी है। आप जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और इधर बीजेपी ने धन्यवाद दौरे शुरू कर दिए, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया जा रहा है। कल भी प्रोग्राम हुआ है नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर का, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम सब जगह अब जाएंगे। यानी अभी चुनाव के नतीजे आने हैं, तो किसके कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस माने और किसके कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस माने? 4 के बाद तो नौबत नहीं आएगी धन्यवाद दौरों की बीजेपी की, तो इसलिए अपना काम ये पहले ही निपटा रहे हैं। और मैं कॉन्फिडेंट हूं, करनाल और पानीपत की जनता ने जितना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मुझे दिया है, क्योंकि चुनाव के बाद भी मैं लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं। आकर्षण जी, मैं आपको बड़ा एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, इस चुनाव के अंदर जो एक साइलेंट वोटर का सेक्शन है, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि साइलेंट वोटर जिस तरफ जाता है चुनाव वो न्यूट्रल होता है और चुनाव नतीजा उसी के हक में आता है। मैं साइलेंट वोटर्स की रिएक्शन के ऊपर इतना एक आश्वस्त हूं, आपकी और मेरी कागजी कैलकुलेशन से कहीं दूर इस चुनाव का नतीजा होगा। और मैं पूरा आश्वस्त हूं कि कल 2:30-3 बजे तक जब तक रिजल्ट आ जाएगा, आपको हम लड्डू खिलाएंगे, करनाल और पानीपत की जनता को लड्डू खिलाएंगे और जश्न मनाएंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भी कांग्रेस के लड्डू तो हम आधे रेट पे खरीदेंगे, क्योंकि उनके लड्डू उनके काम आएंगे नहीं। चलो, ये तो समय बताएगा कौन किसके लड्डू खरीदेगा। लड्डू भी वो हमारे खरीदने की फिराक में बैठे हैं, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि कांग्रेस ने लड्डू तैयार कर रखे हैं। हम पूरे आश्वस्त हैं, हमारे कार्यकर्ता पूरे आश्वस्त हैं, हमारे नेता पूरे आश्वस्त हैं, और काउंटिंग को लेकर हम पूरे मुस्तैद हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जो हम चीजें सुनते आए हैं ऐसा कुछ प्रशासन के द्वारा ना किया जाए। उसको लेकर हमारे सभी काउंटिंग एजेंट्स हमारे पूरे मुस्तैद हैं, और कल जश्न मनाएंगे जरूर। मैं अभी व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था, किसी पत्रकार साथी ने एक रिपोर्ट शेयर की हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज वोटिंग के दिन आया था,
ऐसी भी कोई संभावना है कि वोट बढ़ जाए उससे? इसके ऊपर भी कोई नजर रहेगी कांग्रेस की, क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव तो चुनाव है, आपको पता है, जीत और हार के लिए तो मरने मिटने वाली बात आ जाती है। देखिए 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी है। 8 बजे से पहले 7:59 तक ईटीपीबीएस की वोट अभी तक रिसीव हो रही है। ईटीपीबीएस वोट है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट जो वोट है। बेसिकली आप ये वोट वो हैं जो देश की सरहद पर हमारा जवान देश की रक्षा कर रहा है, उनके वोट अभी भी पोस्टल बैलेट से रिसीव हो रहे हैं। वो लास्ट 7:59 तक वो रिसीव होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं ये डाटा थोड़ा बढ़ रहा है। फाइनल फिगर जो है कि करनाल पार्लियामेंट या पूरे हरियाणा में पार्लियामेंट में कितना फाइनल फिगर रहा, वो 7:59 पे वो क्लियर होगा। लेकिन वो कुछ ही, क्योंकि डेली के लगभग 150-200 वोट्स रिसीव हो रहे हैं, एवरेज है, तो मेरा मानना है कि 7,500-7,000 के आसपास टोटल पोस्टल बैलेट, ईटीपीबीएस और ओल्ड एज जो घर जाके वोट डलवाई हैं, ये टोटल आंकड़ा अंदाजन रहने वाला है। आपने एक ट्वीट भी किया, पोस्ट भी की कि सरकार कर्मचारियों को डरा रही है, क्योंकि इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि 4 जून के बाद दिन हमारा होगा। इसको किस तरह से देख रहे हैं और वो पोस्ट डालने का क्या तात्पर्य था? देखिए खट्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार से कर्मचारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहा और उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने बोगस वोटिंग करवाई है। मुझे लगता है कि कर्मचारी जो है इस प्रोसेस का एक बड़ा मजबूत पिलर है, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है वो कर्मचारी उसको ओवरव्यू करते हैं, कर्मचारी उसको सारा देखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर अपनी हार का ठीकरा मनोहर लाल खट्टर जी पहले से ही कर्मचारियों पे फोड़ना चाहते हैं तो वो गलत है। मुझे लगता है कि कर्मचारियों की सराहना होनी चाहिए। कर्मचारियों ने जो दिन रात मेहनत करी है, कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो पूरे दिन के अंदर 18-18 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। अगर ऐसे लोगों के ऊपर आप अपनी हार का ठीकरा फोड़ेंगे तो वो गलत है और ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। पहली बात तो खट्टर साहब इस हैसियत में नहीं है कि वो कर्मचारियों को कोई बात कह सके। दूसरा, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी और हरियाणा से और केंद्र से बीजेपी का सफाया होना तय है। वैंशु जी, आप बड़े अग्रेसिव हो जाते हो जब खट्टर साहब का नाम आता है। आपकी और उनकी उम्र में 40 साल का गैप भी है, यानी जब वो 40 साल के थे तब आपका जन्म हुआ था। कल आपके सामने होंगे, हो सकता है वहां पर आपको मिले भी, तो क्या रिएक्शन रहेगा मनोहर लाल खट्टर जी को देखने के बाद? क्योंकि देखिए उम्र दराज भी हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं वो, इस बात में मुझे कोई शक नहीं लगता, किसी को भी शक नहीं है, चाहे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने कुछ भी किया हो। तो क्या एग्रेशन रहेगा अगर खट्टर साहब से आमना सामना होता है तो? देखिए व्यक्तिगत तौर पे मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरे पिता तुल्य हैं। अगर मिलेंगे तो जरूर पैर छूकर आशीर्वाद भी लूंगा। लेकिन राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, व्यक्तिगत लड़ाई अपनी जगह है। मेरा व्यक्तिगत मनोहर लाल जी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, लेकिन 9.5 साल जो हरियाणा को गर्त में पहुंचाने का काम खट्टर साहब ने किया, उसका विरोध 10 साल पहले भी था, आज भी है और वो जारी रहेगा। और क्या लग रहा है, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 400 पार बीजेपी के हो चुके हैं। आपको तो 135 से लेके 192 तक जो एग्जिट पोल है वो सीटें दे रही है, लेकिन उनको 363 से लेके 401 तक की सीटें मिल रही हैं। 400 पार का नारा तो एग्जिट पोल में ही नजर आ रहा है। आप कह रहे हो कल वो केंद्र से ही जा रही है। एग्जिट पोल, गोदी मीडिया सब मैनेज्ड है, बीजेपी ने सब चीजों को मैनेज किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बिल्कुल परसेप्शन क्रिएट करी जा रही है, लेकिन जो मैंडेट लोगों ने ईवीएम मशीनों के अंदर कैद कर दिया है, आप देखना ये सारे एग्जिट पोल फेल होंगे। एग्जिट पोल तो 75 पार 80 पार भी दिखा रहा था 2019 में। एक चैनल तो ऐसा था जो 87 सीट दिखा रहा था 2019 विधानसभा चुनाव में हरियाणा में। कहां खड़े हुए, 40 पे आके रुक गई गाड़ी। ये सारे एग्जिट पोल्स फेल होंगे और लोगों की ये भावना है। आज हर आदमी जब टीवी चलाता है तो ये कहता है कि यार ये गोदी मीडिया वाले हैं, ये मैनेज कर रखा है। लोगों में इस बात की दुर्भावना भी है कि क्यों मीडिया एक तरफ होकर चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कल जब नतीजे आएंगे तो लोगों में खुशी की लहर होगी और बीजेपी का सफाया होगा। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सूरजेवाला जी आए हुए थे करनाल, उनसे बातचीत हुई, कुछ पत्रकारों के साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि करनाल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, अप्रत्याशित होंगे। मुझे आप याद है क्योंकि आप शुरू से ये बात कह रहे हो, अभी भी लग रहा है कि चौंकाने वाले होंगे। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों में सबसे हैरानजनक नतीजे अगर किसी सीट के होंगे तो वो करनाल के होंगे। और इसका प्रमाण कल जब काउंटिंग पूरी होगी तो दोबारा आपके साथ इंटरव्यू देके उसका प्रमाण भी देंगे। आखिरी सवाल है क्योंकि आप कहीं जाने वाले हैं, और आखिरी सवाल ये, हरियाणा में क्या स्थिति लग रही है आपको? जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो लगभग 4-5 सीटें, जो एक स्टैंडर्ड एग्जिट पोल, सही एग्जिट पोल है, वो ये दिखा रहा है, और 3 सीटें बीजेपी को दिखा रहे हैं, 2 सीटों पे फाइट दिखा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि 7 सीटें किसकी तरफ जा रही हैं और 3 सीटें किसकी तरफ आ रही हैं?
देखिए, मैं एग्जिट पोल के साथ ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हमारी दो दिन पहले मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे सभी पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स भी थे, एआरओ एजेंट्स भी आए हुए थे। तो वहाँ पर जो डिस्कशन हुआ, जो चीज़ें निकल के आई, मुझे लगता है कि बीजेपी का हरियाणा में खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 10-0 से सफाया करेगी, पूरा 10-0। तो बीजेपी वाले तो रिकॉर्डिंग ही जारी कर रहे हैं कि उनके नेताओं ने, उनके एमएलएज ने, एमपीज ने वोटिंग ही कांग्रेस को करवा दिया। हुड्डा साहब से बात हो गई, टिकटें फाइनल है, आपने भी सुनी होगी, मैंने खबर चलाई भी थी वो। तो ये बीजेपी वालों को कैसे सेट कर लिया आपने? पहले कहते थे बीजेपी वालों ने ईवीएम सेट कर रखी है और आपने बीजेपी के नेता ही सेट कर लिए। हमने कोई नेता नहीं सेट किए, ये तो जन भावना है, लोगों ने तय कर रखा है। 9.5 साल का स्टेट गवर्नमेंट का कार्यकाल लोगों ने देखा, 10 साल की केंद्र की सरकार देखी है। किसी की सेटिंगबाजी से कुछ नहीं होता आकर्षण जी, ये जनता है। जब अर्श से फर्श पे किसी को पहुंचाना हो तब भी पता नहीं लगता, और जब फर्श से अर्श पे किसी को पहुंचाना हो तब भी पता नहीं लगता। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि जो फीडबैक हमारा है इंटरनल, मुझे लगता है कि कांग्रेस 10-0 से यहां विजय करेगी। आपने कहा सेटिंग कुछ नहीं होती, अगर कल वो नतीजे नहीं आते जो आप सोच रहे हैं अपने लिए, हरियाणा के लिए, फिर कहीं ये बात तो नहीं आ जाएगी भी ईवीएम सेट कर रखी थी इसलिए? क्योंकि बार बार कांग्रेस के पास एक ही बात होती है कहने को जब हार जाते हैं कि जी ईवीएम सेट थी, ईवीएम में गड़बड़ है। देखिए, ईवीएम के ऊपर हम पूरी नजर बनाए हुए हैं। फर्स्ट डे से हमने टेंट लगा रखा है, पानीपत में भी, करनाल में भी। हमारे 50 साथी रेगुलर 24 घंटे वहां बैठे। हमारी कोशिश ये थी कि ईवीएम के साथ छेड़खानी ना हो। और जो लोगों ने रिएक्शन दिया है चुनाव के बाद, जो मैं लोगों के बीच में गया हूं, मुझे नहीं लगता कि लोगों ने जो है किसी मतलब वन साइडेड मैंडेट लोगों ने 100% दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि करनाल और पानीपत की जनता इस बार कांग्रेस को यहां से विजयी करेगी और खट्टर साहब को यहां से परमानेंट रिटायर करके विदा करने का काम करेंगे। चलिए, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं दिव्यांशु भाई आपको। यूं तो उम्र में छोटे हैं, लेकिन अगर एमपी बन जाएंगे तो जाहिर तौर पर एक ऐसा पद होगा जिससे करनाल के लोगों की, हरियाणा के लोगों की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाई जाएगी, और उठाई जानी भी चाहिए। चाहे दिव्यांशु जीते, चाहे मनोहर लाल खट्टर जीते, लोगों को यही उम्मीद होगी कि उनकी बात पंचायत में जरूर रखी जाएगी। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कल नतीजे आने हैं, लगभग 3:30-4 बजे तक साफ हो जाएगा कि करनाल की सीट, हरियाणा की सीटें किसके खाते में जा रही हैं, केंद्र में किसकी सरकार आ रही है। लेकिन उससे पहले जो ये आरोप प्रत्यारोप का जोर है, ये जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बातें आ रही है कि बीजेपी किस तरह से धन्यवादी दौरे शुरू कर दिए हैं क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इधर दिव्यांशु बुद्धि राजा भी लगातार मीडिया के बीच में, पब्लिक के बीच में अपने पोस्ट के अंदर ये बता रहे हैं कि वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जीत आखिर किसी एक की होगी, लेकिन वो जीत किसके खाते में जाएगी ये कल ही साफ हो पाएगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने अपना वोट कहां दिया था और कल हरियाणा में किसकी कितनी सीटें आ रही हैं और देश में किसकी सरकार